तो आज की इस वीडियो क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग अतीत से वर्तमान कक्षा 7 का जो पहला अध्याय है कहाँ, कब और कैसे का पार्ट 1 में हम लोग गंगा जमुनी सरस्वती तक पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध विद्वान सैयद सुलेमान नदवी ने भारत में बस गए अरब के एक कवि अबू जिलौ सिंधी के एक अरबी गीत का उद्धरण दिया है जिसमें वह भारत की दिल खोल कर प्रशंसा करता है। मतलब उद्धरण का मतलब होता है बच्चों कि उन्होंने जो लिखा था ये कविता उससे उसका अंश लेकर उसे फिर से यहाँ पर बताया है। किसी कविता का अंश लेकर उसको लिखना अलग से उसे उद्धरण कहते हैं। ठीक है। मेरे मित्रों ने नहीं माना और ऐसी अवस्था में यह बात ठीक नहीं थी जबकि भारत की ओर युद्ध में भारत के तीर की प्रशंसा हो रही थी। मतलब भारत की प्रशंसा हो रही थी। अपने प्राणों की सौगंध यह वह भूमि है जब इसमें पानी बरसता है तब उससे उन लोगों के लिए दूध मोती और लाल उगते हैं जो श्रृंगार से रहित हैं। इसकी मुख्य चीजों में कस्तूरी, कपूर, अंबर, अगर और अनेक प्रकार के सुगंधित पदार्थ उन लोगों के लिए हैं जो मैले हों और भांति भांति के इत्र, जायफल, संबुल, हाथी दांत, सौगान की लकड़ी और चंदन है। और यहाँ के बब्बर, शेर, चीते, हाथी तथा हाथी के बच्चे होते हैं। यहाँ के पक्षियों में कुलंग, तोते, मोर और कबूतर हैं। वृक्षों में यहाँ नारियल, आबनूस और काली मिर्च के पेड़ हैं और हथियारों में तलवारें हैं जिनको कभी सिकली की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ ऐसे भाले हैं जब वे हिले तो उनसे सेना की सेना हिल जाए। तो क्या मूर्ख के सिवा कोई और भी ऐसा है जो भारत के इन गुणों को अस्वीकार कर सकता है? तो उन्होंने इस कविता में ये बताया है, भारत की प्रशंसा की है। यहाँ के पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, यहाँ के चीजों का उन्होंने गुणगान किया है। ठीक है। यहाँ की सेना, यहाँ के लोगों को इन्होंने प्रशंसा की है। इस कविता में इन्होंने प्रशंसा की है, गुणगान किया है हमारे भारत देश का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस समय स्थानीय धर्म में भी काफी बदलाव आया। इस देश के बहुत सारे लोग हिंदू धर्म को मानते थे। तो इस देश के लोग किस धर्म को मानते थे बच्चों? हिंदू धर्म को मानते थे। हिंदू धर्म मानने वाले लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। क्या बच्चों? हम लोग जैसे देवी देवताओं की क्या करते हैं? हम पूजा करते हैं। उन्हें कई तरीकों से हम पूजते हैं। हमारे सभी घरों में, हिंदुस्तान में, भारत में पूजा पाठ बहुत बड़े पैमाने पे होता है। लोग बहुत भक्ति करते हैं। कभी कभी अग्निकुंड में होम भी करते थे जिसे यज्ञ कहा जाता था। हमारे घरों में भी यज्ञ होता है, सब जानते होंगे यज्ञ के बारे में, हवन के बारे में। ठीक है। मध्य युग में हिंदू धर्म में भी कई बदलाव देखने को मिले। ठीक है। जो मध्यकालीन युग था यानी प्राचीन युग और आज के हमारे जो आधुनिक युग है उसके बीच का जो मध्य युग था बच्चों, उसमें काफी बदलाव देखने को मिला। यूं तो भारत में हर जगह हिंदू धर्म मानने वाले लोग प्राय शिव, विष्णु, राम, कृष्ण जैसे देवताओं को मानते हैं, लेकिन इस काल में तांत्रिक विचारधारा शैव मत की एक शाखा के रूप में उभरा। इसमें कपाल धारण करना तथा कपाल में ही भोजन ग्रहण करते थे। कपाल जो होती है बच्चों खोपड़ी, जिसे हम सर का एक खाल जो होता है खोपड़ी, उस समय ये प्रचलन था। उस समय क्या था? तांत्रिक विचारधारा जो है जन्म ले चुकी थी और कपाल में ही वो लोग भोजन करते थे और कपाल में ही भोजन ग्रहण करते थे। ठीक है। जैसा कि आपको याद होगा कि गुप्त काल में वैष्णव संप्रदाय लगभग पूरे भारत में फैल चुका था। अब बच्चों ये संप्रदाय क्या होता है? तो देखिए, हिंदू धर्म में देवी देवताओं के प्रति आस्था व्यक्त करने की अलग अलग तरीके या पद्धतियां संप्रदाय कहलाती हैं। ठीक है। जो हम पूजा पाठ करते हैं, जो हम देवी देवताओं को मानते हैं, कोई दुर्गा जी को मानता है, कोई काली को मानता है, कोई किसी देवता को मानता है, तो अलग अलग देवताओं को मानते हैं और अलग अलग हमारे पूजा करने की विधियां अलग होती हैं। इसी पद्धति को हम संप्रदाय कहते हैं। ठीक है। तो गुप्त काल में वैष्णव संप्रदाय मतलब विष्णु से संबंधित लगभग पूरे भारत में फैल चुका था। उदारवादी प्रवृत्ति तथा विष्णु के अवतार के रूप में लौकिक देवताओं की उपासना के कारण यह संप्रदाय अधिक लोकप्रिय हुआ। ठीक है। तो उस समय विष्णु के जो अवतार थे उनके देवताओं की उपासना लोग क्या करते थे? उपासना करते थे। ठीक है। इसमें कृष्ण की रासलीला का बड़ा महत्व था। कृष्ण की रासलीला उनका बचपन से लेकर शैशव काल तक की जो थी, उसके जो रासलीला उन्होंने की थी उसका बहुत महत्व था।
गुप्त काल में मात्य देवी की उपासना पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो चुकी थी। मात्य देवी मतलब देवी की पूजा, जैसे पार्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, काली आदि अनेक रूपों में शक्ति की उपासना प्रचलित थी। 7वीं शताब्दी से इस उपासना में तंत्र मंत्र का विकास बड़े पैमाने पर हुआ। तो जो बच्चों तंत्र मंत्र है वह मध्यकालीन युग में सबसे ज्यादा उसका प्रचार हुआ। तांत्रिक मंत्र के अंतर्गत ध्यान, योग तथा चर्या अनेक प्रकार के आचार की व्यवस्था है, मतलब अनेक प्रकार की पूजा पाठ की व्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त इस काल में समाज में ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। ठीक है, ब्राह्मण की जो प्रतिष्ठा मतलब उनकी इज्जत में, उनके प्रतिष्ठा में बहुत बढ़ गया। राजाओं द्वारा बड़े बड़े मंदिरों के निर्माण में रुचि बढ़ने लगी। दक्षिण भारत के चोल शासक अपने भव्य मंदिर को निर्माण के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में हुए। भारत में इस विचारधारा के कई संत हुए जिनका नाम हम लोग आज भी सुनते हैं। तो देखिए बच्चों, एक यहाँ पे दिया गया है, भक्ति संतों के वैसे दोहों पर चर्चा करें जिसे आपने हिंदी की पुस्तक में पढ़ा होगा। तो बच्चों, हम लोगों ने कबीर दास, सूरदास के बहुत सारे हम लोगों ने दोहे पढ़े हैं। एक दोहा मैं आपको बताती हूँ अगर चर्चा करना है तो, जैसे जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार की, पड़ा रहने दो म्यान। म्यान का अर्थ होता है बच्चों जिसमें तलवार हम रखते हैं। तो जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मतलब किसी व्यक्ति की हमें जाति नहीं पूछनी चाहिए, हमें उसके ज्ञान का मूल करना चाहिए, उसके ज्ञान का हमें इज्जत करना चाहिए। मूल करो तलवार की, पड़ा रहने दो म्यान, तलवार की हमें मूल्य होता है, ठीक है, ना कि तलवार को जिसमें हम रखते हैं म्यान को, उसका मूल्य होता है। म्यान का कोई मूल्य नहीं होता है, तलवार का मूल्य होता है। उसी तरह व्यक्ति के ज्ञान का मूल्य होता है, ना कि उसकी जाति का। तो इस तरह से बहुत सारे कबीरदास, सूरदास के दोहे हैं जिससे हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए दिया है, वैसी वस्तुओं की सूची बनाएं जिसे हवन में डाला जाता है। तो ये बच्चों सबको पता होगा कि हवन में हम धूप डालते हैं, घी डालते हैं, जौ डालते हैं, तिल डालते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम हवन में बहुत सारी सामग्री डालते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो बहुत सारे हमारे संत हुए, जैसे रैदास, कबीरदास, नानक, रामानंद आदि प्रसिद्ध सभी संत कवि थे। इनके दोहे आज भी आप आम आदमी द्वारा सुनते होंगे और हिंदी की पुस्तकों में पढ़े होंगे। इन लोगों ने इस बात को समझाने का प्रयास किया कि बिना किसी कर्म कांड, बाह्य दिखावा के प्रेम, भाईचारा, भक्ति के द्वारा भगवान के करीब पहुंचा जा सकता है। इन भक्त संतों की तरह ही मुसलमान संत भी थे जो सूफी संत कहलाए। तो जो हिंदू के संत थे बच्चों, रैदास, नानक, रामानंद, कबीरदास, सूरदास हुए, और जो मुसलमान के संत थे वह सूफी संत कहलाए। ठीक है, सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना, धन दौलत व पद सब त्याग कर गरीबों और लाचारों की सेवा करना ही धर्म है। बिहार के प्रसिद्ध हिंदी भक्त कवियों में दरिया साहब का नाम भी उल्लेखनीय है। इनका जन्म शाहाबाद जिले के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। पटना जिले के मने के प्रसिद्ध हजरत शरफुद्दीन अहमद प्रमुख सूफी थे। ठीक है, तो हमने समझा कि हिंदू धर्म के जो थे, उनके जो संत थे उनका नाम क्या था, और मुसलमान के जो संत थे उन्हें क्या हम कहते थे, हमने ये सीखा। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह का उदय। ठीक है, तो जो नया राजनीति हुआ और जो नया जो समाज बना, उसका उदय मतलब वो कैसे बना। ठीक है, उदय मतलब वो बना। अभी आपने देखा कि मध्यकाल में जीवन के विविध क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ। यह परिवर्तन के लोगों ने सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित किया। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर कई समुदाय अस्तित्व में आए। अस्तित्व में मतलब देखने को मिला। इसी काम में राजपूतों ने भारतीय इतिहास में एक नई शक्ति के रूप में पदार्पण किया। राजपूत कौन थे और कहां से आए, इस पर इतिहासकार एक मत नहीं है। ठीक है, मतलब एक मत नहीं, इसका ये मतलब है कोई इतिहासकार बोलते हैं राजपूत दूसरे जगह से आए, कोई इतिहासकार बोलते हैं कि राजपूत दूसरे जगह से आए। उनका विचार एक जैसा नहीं है। राजपूत शब्द के अंत में केवल राजा और सामंत ही नहीं बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे। मतलब राजपूत केवल राजा और सामंत ही नहीं होते थे बल्कि सेनापति और जो सैनिक होते थे, और सैनिकों का जो सेनापति होता था वह भी राजपूत ही होता था।
एक अन्य समुदाय कवि और चारण का था जो राजाओं के पराक्रम, उनकी दयालुता और गाथाओं का गुणगान करता था। इस काल में जन्म लेने वाले अनेक जाति सामाजिक क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। राजाओं के दरबार में मुख्यतः लिखने पढ़ने का कार्य करने वाली कायस्थ जाति भी इसी काल में प्रकाश में आई। इसके अलावा सिख, जाट आदि समुदाय भी राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हुए। तो जो राजा का दरबार होता था और जो राजा होते थे, तो राजा, सैनिक और जो सैनिक के सेनापति होते थे, जो वीर गाथा में जो लड़ते थे, उन्हें राजपूत मतलब कहा गया कि वे राजपूत हैं। ठीक है। और जो उनके दरबार में लिखने पढ़ने का काम करते थे, उसे कायस्थ जाति का उदय हुआ। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। इस समय बिहार में बहुत से जनजातीय समूह का उदय हुआ, जिसने चेरो राजवंश प्रमुख था। कौन सा राजवंश प्रमुख था बच्चों? चेरो राजवंश प्रमुख था। चेरो ने शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, पलामू जिलों में शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। तो ये जिलों में इन्होंने क्या किया था बच्चों? स्थापना किया था। चेरो लगभग 300 वर्ष तक इस क्षेत्र में शक्तिशाली राजवंश के रूप में बने रहे। ठीक है। चैनपुर, शाहाबाद जिला। तो चैनपुर कौन से जिले में है बच्चों? शाहाबाद जिले में। ठीक है। पर बागमल नामक चेरो सरदार का कब्जा था, जिसके 2 बेटे चांद एवं मुंड इस क्षेत्र के चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों की लोक कथाओं से जुड़े हैं। तो ठीक है। तो यहाँ पे चैनपुर जो है बच्चों, वहां पे 2 मंदिर हैं, चंडेश्वरी और मुंडेश्वरी नाम के। तो वो इन्हीं के दोनों बच्चों के नाम से लोकप्रिय हैं और उनकी कथाएं हैं। चलिए नेक्स्ट है आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन। तो आर्थिक मतलब पैसे रुपए से जो है, जो वहां की जो आर्थिक जो था और जो उनका समाज था, उसमें क्या क्या परिवर्तन आया। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के फलस्वरूप खेती योग्य भूमि की तलाश हो रही थी। ठीक है। तो प्रौद्योगिकी के लिए खेती की तलाश हो रही थी। ठीक है। जंगल काटे जा रहे थे। जंगलों में रहने वाले वनवासियों को जंगल छोड़ना पड़ रहा था। कुछ वनवासी जंगलों को खेती योग्य भूमि बनाने में जुट गए। वे किसान बन गए। धीरे धीरे उनके जीवन में जटिलता आने लगी। किसानों को यह नया समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। किसानों के बीच सामाजिक और आर्थिक अंतर दिखाई पड़ने लगा। उनके बीच ऊंच नीच की भावना पनपने लगी। ठीक है। वे जातियां एवं उपजातियों में विभाजित होने लगे। मतलब जो किसान थे और जो किसान के लिए जो जमीन देख रहे थे और खेती करना चाहते थे, तो अलग अलग उनके मन में मतभेद आने लगा। उनके बीच में अलग अलग जाति के हो गए वो, और अलग अलग जाति में ऊंच नीच का भेदभाव पनप गया। ठीक है। और बहुत सारी जातियां और उपजातियां जो है बच्चों, वहां पर वो विभाजित हो गया, मतलब अलग अलग हो गए जाति और उपजाति में। ये जातियां स्वयं अपना नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे इलाकों में जाति पंचायत कर। तो वो खुद ही जाति बनाते थे, खुद ही उपजाति बनाते थे। मतलब कहने का अर्थ है बच्चों, ये जाति और उपजाति जितनी भी है, हम समाज के हम लोगों ने ही बनाई है। ठीक है। और वो जाति उपजाति बनाने लगे और अपने जाति का उन्होंने अलग अलग नियम बनाया और अलग अलग नियम को वो पालन करते थे। और इसके पालन करने के लिए गांव के जो सबसे बड़े बुजुर्ग होते थे, वह इसका पालन करवाते थे, और इस तरह से पंचायत कहा जाता था। ठीक है। इस तरह से पंचायत का जन्म हुआ, पंचायत कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत का अर्थ होता है बच्चों कि जो हमने इतिहास पढ़ते हैं, जो हमें इतिहास के बारे में पता है, वह पहले चट्टानों पे, दीवालों पे, पत्तों पे लिखा पाया गया था। तो जो जो हमें इतिहास पता चलता है, वो हमें कैसे पता चलता है, उसका स्रोत क्या है। ठीक है। इसे हम ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। इतिहास को जानने के साधन, किस किस प्रकार से हम इतिहास को जान सकते हैं, इसे हम ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। इतिहासकार अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? इतिहासकार अतीत की घटनाओं, मतलब अतीत मतलब जो बीत गया, उसका अध्ययन करते हैं। इस काम में विभिन्न साधनों का उपयोग करते हैं। ऐसे सभी साधन स्रोत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? ऐसे सभी साधन को हम स्रोत कहते हैं। पिछली कक्षा में भी आपने ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में समझ विकसित की थी। इन स्रोतों में लिखित रचनाएं, ठीक है, लिखा हुआ रचना, पांडुलिपियां, अभिलेख, सिक्के, भग्नावशेष, चित्र इत्यादि शामिल हैं। ठीक है।
सिक्कों पे भी लिखा, सिक्कों पे जो सन लिखा जाता था बच्चों, जब सिक्के छपते थे उस पे जो सन लिखा हुआ रहता था, साल लिखा हुआ, उससे हम ये पता कर सकते थे वो कब का सिक्का है। प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल में इन स्रोतों की संख्या में वृद्धि हुई और इनमें विविधता आई। क्यों आई बच्चों? क्योंकि कागज का आविष्कार मध्यकाल में ही हुआ, किंतु प्रधानता लिखित सामग्री की ही रही। जैसा कि आप जान चुके हैं 13वीं शताब्दी में भारत में कागज का प्रचलन व्यापक ढंग से होने लगा था। ठीक है, इस काल में लिखी गई पांडुलिपियां एवं प्रशासन संबंधी अन्य प्रपत्र अभिलेखागारों एवं पुस्तकालयों में सुरक्षित रखे हैं। तो देखिए बच्चों, अभिलेखागार क्या है? ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित मतलब इकट्ठा किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय एवं राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन का ब्यौरा रिकॉर्ड रखते हैं। तो किसी भी ऑफिस में बच्चों जो लिखित रिकॉर्ड रखा जाता है उसे अभिलेखागार कहते हैं। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कुछ ऐतिहासिक स्रोतों का स्मरण करें जिसके बारे में आपने कक्षा 6 में एक समझ विकसित की थी। इस काल की अनेक घटनाओं की जानकारी हम अभिलेखों से प्राप्त होती है। अभिलेख प्राय पत्थरों, चट्टानों, तामपत्रों पे लिखे गए थे। हमारे देश के बहुत सारे मंदिर, मस्जिद, गांव में भी अभिलेख आज तो बहुत सारे चट्टान पे तामपत्र मतलब तांबा का जो पत्थर होता था बच्चों, तांबा का जैसे पत्थर जैसा पतला होता था, उस पे भी लिखा पाया गया है इतिहास के बारे में। इस काल के स्रोतों में पांडुलिपियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें तत्कालिक इतिहास को जानने में मदद मिलती है। मतलब सबसे ज्यादा सर्वाधिक किस पे पाया गया है बच्चों? पांडुलिपियों पे। ठीक है, पांडुलिपि जो होती है बच्चों हाथ से लिखी हुई सामग्री होती है, कागज पे हाथ से लिखी गई या सामग्री होती है। पांडुलिपियां हस्तलिखित सामग्री हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि आरंभ में ताड़ पत्रों और भोज पत्रों पर यह लिखी जाती थी, बाद में कागज पर लिखी जाने लगी। ठीक है, क्योंकि कागज का आविष्कार हो गया, धीरे धीरे कागज सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा। इस युग में आप जा पाते हैं कि प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। ठीक है, ये पांडुलिपियां अनेक भाषाओं में है जिनका हम आज इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो लिखित सामग्री है बच्चों इस तरह से वह कई भाषाओं में लिखी गई है। ठीक है, एक भाषा में लिखकर उसका दूसरा रूपांतर दूसरी भाषा में उसको परिवर्तन करके कई सामग्री पाई जाती है। फरमान राजा द्वारा निर्गत आदेश पत्र को कहते हैं। ठीक है, जब कोई राजा किसी चीज को फरमान मतलब किसी चीज को निकालता है उसे आदेश कहते हैं, आदेश पत्र कहते हैं। अगर कोई फरमान मतलब उसे क्या आदेश देना है तो उसको जो लिखते थे वो आदेश पत्र कहलाता था। अधिकतर ऐसे आदेश पत्र भूमि अनुदान से संबंधित हैं। तो आदेश पत्र जो था वो बच्चों किससे संबंधित थे? जनरली भूमि अनुदान से। ठीक है, प्रस्तुत फरमान जो औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित है, शेख फैजुल्लाह नामक व्यक्ति को प्रदान किया गया था, जिसमें स्पष्ट आदेश है कि उस क्षेत्र की समस्त कृषि योग्य व अन्य भूमि एवं उससे प्राप्त राजस्व मतलब जो हम कर से पैसा लेते हैं। ठीक है, और अन्य उत पर शेख फैजुल्लाह के कुल का नियंत्रण होगा और उसकी मृत्यु के उपरांत उसकी उत्तराधिकारियों का होगा। तो ये जो उसने फरमान लिखा था बच्चों, किस पे लिखा था? जिसपे लिखा था उसे आदेश पत्र कहा जाता था। ठीक है, इस फरमान से जागीरों को आनुवंशिक बनाने का महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त होता है। तो मतलब इसको लिखा हुआ पाया जाने के बाद से जब हमने इसे पढ़ा तो इससे ये पता चलता है कि जागीरों को आनुवंशिक बनाने की महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, उन दिनों छाप खाने नहीं थे, इसलिए लिपिक या नकल नवीस उन पांडुलिपियों की प्रतिकृति तैयार करते थे, मतलब नकल तैयार करते थे। एक भाषा में लिखी हुई रहती थी और फिर उसको दूसरी भाषा में वो लोग लिखते थे। ठीक है, उन्हें हम लिपिक या नकल नवीस कहते थे। कालांतर में प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती गई जो तुलनात्मक रूप से एक दूसरे से काफी भिन्न होने लगी। मतलब एक का रूपांतर जब दूसरी भाषा में किया गया तो उनमें जो है बच्चों थोड़ा अंतर आ गया। क्या हो गया? अंतर पाया गया। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है आधुनिक पटना स्थित खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने समझने के प्रमुख स्रोतों का केंद्र है। तो पटना में एक लाइब्रेरी है बच्चों, पुस्तकालय है जिसका नाम है खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, जिसमें आप अगर जाएंगे तो आपको इतनी सारी किताबें मिलेंगी जिसमें आप मध्यकालीन युग के बारे में भारत का पढ़ सकते हैं। इसमें अरबी तथा फारसी में लिखी ज्ञान विज्ञान संबंधी ऐसी पुस्तकें हैं जिनसे
युगीन इतिहास और संस्कृति के बारे में मौलिक जानकारी प्राप्त होती है। मौलिक मतलब मूल, ठीक है, जो इसका मूल जानकारी है बच्चों वो आपको प्राप्त होगा अगर आप इस लाइब्रेरी में जाते हैं और पढ़ते हैं तो। उस समय की कई पुस्तकें सचित्र होती थी। सचित्र मतलब जो भी पुस्तक होती थी बच्चों उसमें चित्र होते थे, ठीक है। सचित्र का मतलब उसमें चित्र होते थे। ये चित्र अक्सर किताब के पूरे पन्ने पर छोटे छोटे चित्रों के रूप में सजे होते थे, ठीक है, छोटे छोटे चित्र होते थे। इन लघु चित्रों को मिनिएचर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इन लघु चित्रों को लघु मतलब छोटा, लघु मतलब बच्चों छोटा। लघु चित्रों को मुगल दरबार एवं उत्तर एवं दक्षिणी भारत के राजपूत राजाओं के दरबार में महत्वपूर्ण स्थान मिला। इन चित्रों में अधिकतर शाही दरबार, शिकार, लड़ाई के मैदान का चित्रण होता था। तो किसका चित्र होता था जनरली बच्चों? जब राजा शिकार पे जाते थे उसका चित्र, या जब लड़ाई होती थी, युद्ध होता था तो उसका चित्र होता था। इस काल में अनेक साहित्यिक ग्रंथों की रचना हुई। कल्हण की राज तरंगिनी इस काल की पहली ऐतिहासिक रचना है, ठीक है। कौन सी रचना है? पहली राज तरंगिनी, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। तो इस किताब में किसका वर्णन है बच्चों? कश्मीर का। अल-बेरूनी की पुस्तक तहकीक-ए-हिंद के उस समय के समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि पर विस्तृत प्रामाणिक जानकारी मिलती है। तो एक पुस्तक है जिसका नाम है तहकीक-ए-हिंद। उसमें क्या है बच्चों? रीति रिवाज, धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। मिनहाज उस मिराज कृत तबकात-ए-नासिरी में मोहम्मद गौरी और गुलाम वंश के शासन पर विस्तृत चर्चा है, ठीक है। तो अलग अलग पुस्तकों का नाम दिया है और उसमें अलग अलग क्या क्या चर्चा है इसके बारे में बताया है। तारीखें, जियाउद्दीन बन्नी की पुस्तक तारीखें फिरोज शाही में तुगलक वंश के राजनीतिक घटनाओं, शासन प्रबंध एवं सामाजिक स्थिति का वर्णन है। अबुल फजल के अकबरनामा में अकबर के शासनकाल का प्रशासन एवं राजनीतिक का चित्रण है। इसके अतिरिक्त और भी पुस्तक इस काल की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका कि अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग जानकारी दी गई है। अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट नामा। नामा क्या होता है? नामा शब्द सामान्यतः उन ऐतिहासिक रचनाओं के शीर्षक में शामिल है जो मुगल कालीन दरबारी संरक्षण में लिखी गई। इस परंपरा का आरंभ अकबर के समय में अबुल फजल के अकबरनामा से होता है, ठीक है। तो इसमें ऐतिहासिक रचनाओं को लिखा गया था, ठीक है। और पहला इसकी जो शुरुआत हुई थी वो अकबरनामा से होता है। किससे होता है बच्चों? अकबरनामा, जिसमें अकबर के बारे में बताया गया है। संस्मरण किसी व्यक्ति के जीवन की उन बातों का वर्णन है जो उसे याद रहती। संस्मरण किसे कहते हैं बच्चों? कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन के अनुभव के बारे में या घटना के बारे में लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? हम संस्मरण कहते हैं। वह अपनी रुचि घटना के महत्व के अनुसार उसे प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत के संदर्भ में मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी, जिसकी फारसी अनुवाद बाबर नाम कहलाता है, बाबरनामा। तो देखिए उसमें उन्होंने बताया था बच्चों कि जो है वह उन्होंने वर्णन किया था, शेख मिर्जा का वर्णन किया था, वहां की जलवायु का वर्णन किया था कि उनका चेहरा कैसा है, उनके बाल कैसे हैं, उनके कद कैसा है, तो इसका इसमें वर्णन किया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, तो देखिए यहाँ पे है, उसने अपने लड़कपन की घटनाओं, लड़ाइयों का महत्वपूर्ण वर्णन किया था, ठीक है, सजीव चित्रण किया था उसमें। उनका चोगा इतना तंग रहता है कि उसकी डोरियों को बांधने के लिए उन्हें अपना पेट अंदर पिचकाना पड़ता। तो ये सारी वर्णन उन्होंने इसमें लिखे थे। नेक्स्ट हमारा है, यात्रियों के वृतांत भी इस काल के इतिहास में अध्ययन के सहायक हैं। इसमें सबसे प्रसिद्ध रचना अफ्रीकी यात्री इब्ने बतूता का वृतांत है, ठीक है, वृतांत है। इब्ने बतूता मरकश का निवासी था। विश्व यात्रा के दरमियान वह मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में विस्तृत रूप से शासनकाल में हिंदुस्तान आया और लगभग 14 वर्ष तक रहा। इस अवधि के दरमियान उसने यहाँ की सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डाला है, ठीक है। सिक्कों के अध्ययन को बच्चों हम न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। सिक्कों के माध्यम से भी शासकों के तिथि क्रम को समझने में सहायता मिलती थी, ठीक है। ये सिक्के सोना, चांदी, तांबे आदि के बने होते थे। इन सिक्कों से शासकों के राज्य रोहन, साम्राज्य विस्तार, पड़ोसी शासकों के साथ संबंध एवं उनकी आर्थिक समृद्धि के बारे में पता चलता है, ठीक है। तुगलक शासकों, विशेषकर मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्के बड़ी संख्या में मिले, किस संख्या में? बहुत बड़ी संख्या में। अपने राज्य में सासाराम के शासक शेषासुरी ने चांदी के सिक्के चलाए। इसे आप आज भी संग्रहालयों में जाके देख सकते हैं। संग्रहालय मतलब म्यूजियम में जाके आज भी हम उन सिक्कों को देख सकते हैं।
इस काल के शासकों के शासन काल में निर्मित अनेक भव्य मंदिर, मस्जिद, मकबरों, किलों काल में धार्मिक जीवन तथा आर्थिक समृद्धि, वास्तुकला की जानकारी मिलती है। इनमें से कई इमारतों जैसे दिल्ली का लाल किला, आगरे का ताजमहल, खजुराहो के मंदिर को आप आज भी हम लोग देख सकते हैं। इस काल में बिहार की वास्तुकला का इतिहास भी स्मरणीय है, मतलब याद करने लायक है। ठीक है। शेरशाह का सासाराम स्थित मकबरा हिंदू मुस्लिम स्थापत्य के सम्मिश्रण का एक सुंदर नमूना है। मनेर में मखदूम शाह दौलत का समाधि भवन आज भी उच्च कोटि की कला का। तो ये सारे बिल्डिंग्स यानी कि सारे जो इमारतें हैं पूरा जो है उस मध्यकालीन युग में ही बना हुआ था। ठीक है। मध्यकालीन में बिहार में निर्मित मंदिरों में पटना से 18 मील की दूरी स्थित वैकटपुर का शिव मंदिर, जिसके लिए राजा मान सिंह ने अपनी आर्थिक सहायता प्रदान की थी, प्रसिद्ध है। रोहतासगढ़ में निर्मित हरिश्चंद्र मंदिर के निर्माण का यश आज भी मान सिंह को ही प्राप्त है। तो ये सारा जो है बच्चों, ये जो दिया गया है किला, ये सब चीजें जो है कब बनी थी? मध्यकाल युग में ही बना था। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इतिहास। इतिहासकार में यहाँ पे ये दिया है बच्चों कि इतिहास का जो स्रोत है वो अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग मतभेद है। ठीक है। क्या है बच्चों? अलग अलग मत है। देखिए यहाँ पे लिखा है, इतिहासकार इन स्रोतों की मदद से बिना किसी भेदभाव के क्रमिक और सर्वमान्य समझ बनाने की कोशिश करते हैं। बीते हुए समय के बारे में कभी कभी इतिहासकार कुछ विचित्र परिस्थितियों का सामना करता है, खासकर जब किसी एक ही व्यक्ति की घटना के संबंध में अलग अलग मत लो। मतलब किसी एक व्यक्ति के बारे में अगर 4 इतिहासकार ने कुछ लिखा है तो चारों की मत मतलब चारों की सोच अलग अलग थी। उन्हें जो जानकारी प्राप्त थी, अगर चारों इतिहासकार का पढ़ेंगे तो आपको अंतर मिलेगा। ठीक है। ये बताया है इसमें। तो देखिए सन 1328 में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने एक आदेश जारी किया। उसने दिल्ली के निवासियों को आदेश दिया कि दिल्ली से दूर दक्षिण में दौलताबाद जाकर बसे। उस समय 2 इतिहासकारों जियाउद्दीन बनी सामी के सुल्तान की राजधानी परिवर्तन को घटना को अपनी किताब में लिखा। तो देखिए जियाउद्दीन एक इतिहासकार थे और इसामी एक इतिहासकार, दोनों ने अपनी अपनी घटना जो है दिल्ली से दौलताबाद जाने के, अगर आप दोनों को पढ़ेंगे तो ये अलग अलग पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा बच्चों? ये अलग अलग पाया जाएगा। ठीक है। तो जियाउद्दीन बन्नी ने लिखा था कि उन्हें एक योजना सुल्तान के दिल में आई कि दौलताबाद की राजधानी बनाया जाए। यह इसलिए क्योंकि दौलताबाद उसके साम्राज्य के मध्य में है। ठीक है। तो मैं आपको इसको बता देती हूँ बच्चों कि इसमें क्या है। इसमें यह है कि उन्होंने ये कहा कि आपको ये शहर छोड़कर दौलताबाद जाना पड़ेगा। ठीक है। और ये आपको आदेश दिया जाता है कि आप अपनी माँ, राज्य के सारे बड़े अधिकारी, सेनापति, सहायक, विश्वास पात्रों के साथ जो जितने भी लोग हैं सब लोग दौलताबाद को छोड़कर चले जाएं। ठीक है। इसके बाद देखिए दरबार के हाथी, घोड़े, खजाना, बहुमूल्य वस्तुएं दौलताबाद भेज दी जाएं। ठीक है। इसके पश्चात सूफी संत व आलिमों तथा दिल्ली के प्रतिष्ठित लोग दौलताबाद बुलाए गए। जो लोग दौलताबाद गए उन्हें सुल्तान ने खूब सारा धन इनाम में दिया। तो इन्होंने कहा था कि अगर वो दौलताबाद चले जाएंगे तो उनको ढेर सारा धन दिया जाएगा। ठीक है। जो चले जाएंगे। 1 साल बाद सुल्तान दिल्ली लौटा। ठीक है। उसने आदेश दिया कि दिल्ली तथा आसपास के कस्बों के निवासियों काफिलों में दौलताबाद भेजा जाए। दिल्ली वालों को के घर उनसे मोल लिए जाएं। इन घरों की कीमत खजाने से दौलताबाद जाने वालों को दे दी जाए। मतलब उनके घर का क्या मूल्य है उसका दाम लेकर उनको दे दिया जाए और देकर कहा जाए कि आप दौलताबाद चले जाइए, ताकि वे वहां जाकर अपने लिए घर बनवा ले। तो उनको घर का कीमत दे दिया गया और कहा कि घर छोड़कर आप दौलताबाद चले जाइए। शाही आदेशानुसार दिल्ली तथा आसपास के निवासी दौलताबाद की ओर भेज दिए गए। दिल्ली शहर इस प्रकार खाली हो गया। तो क्या हो गया बच्चों? दिल्ली शहर इस प्रकार खाली हो गया। कुछ दिनों तक दिल्ली के सारे दरवाजे बंद हो गए। कुत्ते बिल्ली तक नजर नहीं आए। दिल्ली के निवासी जो वर्षों से वहां रहते लंबी यात्रा के कष्ट से रास्ते में ही मर गए। बहुत से लोग जो दौलताबाद पहुंचे अपनी मातृभूमि से बिछड़ने का दुख भी सहन नहीं कर पाए और वह चले गए। तो इस तरह से जियाउद्दीन बन्नी ने अपनी इस जो लिखा था उसने ये सारी चीजें लिखी थी। ठीक है। यद्यपि सुल्तान ने दिल्ली से जाने वाली प्रजा को अत्यधिक इनाम दिया, वह प्रदेश के कष्टों को सहन न कर सकी। बहुत सारा इनाम देकर उन्होंने भेजा था दिल्ली के लोगों को दौलताबाद, लेकिन वो सहन नहीं कर पाए। इसके बाद दूसरे प्रदेशों से आलिमों, सूफी, प्रतिष्ठित व्यक्तियों को लाकर दिल्ली में बसाया, मगर इस प्रकार लोगों के लाने में दिल्ली आबाद न हो सके। इस तरह से दिल्ली जो है वो आबाद कभी नहीं हो पाई। लगभग 5-6 साल बाद सुल्तान ने आदेश दिया कि जो भी दिल्ली लौटना चाहता है वो लौट सकता है। कुछ लोग लौट गए मगर बहुत से परिवार दौलताबाद में ही बस गए। तो ये इसने जियाउद्दीन बन्नी ने लिखा। दिल्ली का मतलब यहाँ दिल्ली से है बच्चों।
अब देखिए इसामी ने क्या लिखा था। इसामी ने अपनी किताब फतुह सलातिन में लिखा, सलातिन सुल्तान को दिल्ली वालों पर संदेह था और वह उनके लिए मन में विष छिपाए रहता था। उसने गुप्त रूप से एक व्यक्ति कुत्सित योजना बनाई कि 1 महीने में दिल्ली का विनाश कर दिया जाएगा। उसने सूचना करा दी, जो कोई सुल्तान का हितैषी व दौलताबाद की ओर प्रस्थान करे, जो कोई इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे जो पालन करेगा उसे अत्यधिक संपत्ति मतलब ज्यादा संपत्ति मिलेगी, और जो कोई इसका पालन नहीं करेगा उसका सिर काट डाला जाएगा। तो देखिए जियाउद्दीन बर्नी ने कुछ और लिखा और इसामी ने कुछ और लिखा, तो अलग अलग इतिहासकार का मत अलग अलग होता था। उसने आदेश दिया कि दिल्ली में आग लगा दी जाए और सभी लोगों को नगर से बाहर निकाल दिया जाए। पर्दे वाले स्त्री कांतवासी सूफियों को उनके घरों में बाल पकड़कर निकाला गया। इस प्रकार वे लोग दिल्ली से निकल गए। मेरे दादा भी उस शहर में रहते थे, उनकी उम्र 90 थी और वे कांतवासी संत थे। वे कभी अपने घर से नहीं निकलते थे, वे पहले पड़ाव में ही मर गए, उन्हें वहीं दफन कर दिया गया। तो बच्चों इसमें यह बताया गया है कि किस तरह से अलग अलग इतिहासकार का मत अलग अलग था। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ खत्म होता है, ये लास्ट हमारा यहाँ पे ये खत्म होता है। सभी बूढ़े युवक स्त्री बालक यात्रा करने के लिए विवश थे। बहुत से बालक दूध के बिना ही मर गए, अनेक लोगों प्यास के कारण मर गए, कुछ काफिले अधिक कठिनाई सहन करने से मर गए, और इस तरह बहुत सारे लोग मर गए और बहुत सारे लोग जो है 10वां भाग ही दौलताबाद पहुंच सका। ठीक है, मतलब हर 10 में एक आदमी ही 10वां भाग वहां पे दौलताबाद पहुंच सका। जब दिल्ली में कोई न रह गया तो सारे द्वार बंद कर दिए गए। सुना जाता है कि कुछ समय बाद अत्याचारी बादशाह ने आसपास के गांवों को लोगों को बुलाकर दिल्ली को बसवाया। तोतों और बुलबुलों को बाग से निकालकर कौवों को बसा दिया। तो पहले तो उनको निकाल दिया, उसके बाद बहुत सारे लोगों को बुलाकर बसवाया। ठीक है, तो यही चीज इसमें दिया हुआ है। न जाने सुल्तान को किस प्रकार उन निर्दोष लोगों पर संदेह उत्पन्न हो गया कि उसने उनके पूर्वजों की नींव उखाड़ डाली और आज तक उनके संतानों को विश्वास में तल्लीन है। तो देखिए आपके ध्यान में यह बात आ गई होगी कि मोहम्मद तुगलक की योजना के बारे में कुछ बातें बर्नी और इसामी दोनों इतिहासकार एक मत रखते थे। मतलब दिल्ली छोड़कर दौलताबाद जाना था, ये इनका विचार एक मत था, मतलब एक जैसा था, लेकिन उसका जो कारण था वह अलग अलग था। ठीक है, पर दिल्ली से दौलताबाद जाने की घटना के बारे में बर्नी ने जो बातें लिखता है वह इसामी नहीं लिखता है। जैसे बर्नी लिखता है कि सुल्तान अपने राज की राजधानी बीचों बीच बचाना चाहता था, इसलिए उसने लोगों को दौलताबाद भेजा। पर इसामी के अनुसार सुल्तान के मन में ऐसा विचार नहीं था। इसामी के अनुसार सुल्तान लोगों को कष्ट देना चाहता, इसलिए उसने दिल्ली खाली करवाई। ठीक है, यह हमारे लिए परेशानी की बात है। अब हम कैसे जाने कि सुल्तान के मन में वास्तव विचार क्या था? इस विषय में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ऐसी कठिनाई बहुत सारे सामने आती है। जो बातें हम लिखने के बारे में सोचते हैं जरूरी नहीं होंगी कि वह सही हो। तो मतलब कहने का अर्थ है बच्चों कि इतिहासकार जो लिखते हैं वह हमेशा सही हो, हम ये नहीं मान सकते। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, पर जो बातें एक ही व्यक्ति कह रहा है उनके बारे में हम झट से यकीन के साथ नहीं कह सकते कि वह जरूरी हुई होगी। बीते समय के बारे में इतिहासकार आज लिखते हैं तो वे अक्सर कठिनाई से जूझते हैं। बीते समय के बारे में कुछ बातें तो पक्की कही जा सकती, पर बहुत सारी बातें पक्की नहीं कही जा सकती। समय के साथ इतिहास को समझना, यह हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है और यह हमारा चैप्टर यहाँ खत्म होता है। इतिहासकार इतिहास को समझने के लिए समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े हिस्सों युगों को कालों में बांट देते हैं। ठीक है, पिछली कक्षा में जो आपने इतिहास प्राचीन समय के कई प्रकारों का समावेश था। इस कक्षा में इतिहास आप पढ़ेंगे प्राय मध्यकाल इतिहास कहा जाता था। ईसा की 8वीं शताब्दी को मध्यकाल का आरंभ तथा 18वीं शताब्दी को उसका अंत मान लिया गया। ऐसा क्यों? जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तब देखेंगे 8वीं शताब्दी के आसपास भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में काफी परिवर्तन हुआ। सामाजिक नियम, धर्म, भाषा, कला इत्यादि जीवन के सभी क्षेत्रों को इन परिवर्तनों ने प्रभावित किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 8वीं शताब्दी के आसपास भारत के इतिहास का एक नया युग प्रारंभ हुआ। तो भारत का युग नया कब प्रारंभ हुआ बच्चों? 8वीं शताब्दी में। ठीक है, नए विचारों से समाज के सभी व्यक्ति प्रभावित नहीं होते। यद्यपि भारत के इतिहास में कुछ परिवर्तन 8वीं शताब्दी से पहले प्रारंभ हो गए थे, पर देश के कुछ भागों इसका प्रभाव कुछ समय बाद अनुभव किया गया। इसलिए सामान्य दृष्टि से देखते हम कह सकते हैं नए विचारों की शुरुआत 8वीं शताब्दी से हुई और 18वीं शताब्दी आते परिवर्तन देखने को मिला। इसी कारण हम मध्यकाल का अंत और आधुनिक युग का आगमन लगभग 18वीं शताब्दी को मानते हैं। तो ये हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से जाना बच्चों कि मध्यकाल का अंत और आधुनिक युग का आगमन, मतलब आधुनिक युग जब शुरू हुआ वह कौन सा शताब्दी था? 18वीं शताब्दी। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप
के समाजों में प्राय नए नए परिवर्तन होते रहे। इस पुस्तक में जो आप पढ़ रहे उसकी तुलना पिछली कक्षाएं पढ़ी गई बातों से कोशिश करें। उपमहाद्वीप मतलब हमारा भारत। तो आज का ये आपका चैप्टर खत्म हुआ। चैप्टर को रीडिंग करना बहुत जरूरी है। रीडिंग करने से ही हमें इसको अच्छी समझ आती है। दूसरी बात है बच्चों, इतिहास को थोड़ा हमें याद करने की जरूरत होती है। ठीक है, इतिहास हमें थोड़ा याद करना ही पड़ता है। तो आज का इस वीडियो यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम इसका प्रश्न अभ्यास मैं आपको करवाऊंगी। इसका प्रश्न अभ्यास मैं पूरा इसको आपका प्रश्न अभ्यास कॉपी में लिखवाऊंगी, पूरे नोट्स में आपको इसका प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है।